काला साया। यूं तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहां प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोकी बात तो नाक में जा रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया। पर ऐसा क्यों? ओह, नॉन वेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या? पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ,
तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ, बचाओ, माँ! ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ। तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी, प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपने करने की माफी गौरी से मांगती है। प्रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा देती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है। रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, पर एक दिन, अरे रमेश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए। वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्द ही करेंगे। बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है। तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन, देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे, काफी जबान भी चला लेती हो। माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो। आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी। ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना। मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस?
अरे वाह जी वाह, पापा क्यों भरेंगे? तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ? क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। तभी वहां रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो। चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा, अब कहाँ से आए पैसे? अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है। पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहां एक प्यारे से बेटे की मां बनती है, तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे। ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए, मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी। इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो। केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ। पूरा घर फिर से बनाना है। छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी? पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोलिए माँ जी। पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा, मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा, आप मुझे वकालत करवा दीजिए। अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित, आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहां से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे, मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़कर ज्ञान बांट रही हो। वकालत की किताब तो ससुराल में ही पढ़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही। जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी, मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है।